हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टॉपिक 16 के बारे में चर्चा की थी। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हम टॉपिक 16 समाप्त हो गया है। आज टॉपिक 17 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार से। सीखने के सिद्धांत को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। सीखने के सिद्धांत को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। टॉपिक 17 का क्या है दोस्तों? सीखने के सिद्धांत को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें पॉइंट है दोस्तों कुछ, आइए इनको भी जानते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत, संबंधवादी सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है दोस्तों संबंधवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत उद्दीपक व अनुक्रिया पर आधारित है। इसके अंतर्गत थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल तथा गुथरी के सिद्धांत आते हैं। इसमें सब ये वैज्ञानिक को सीखने के वैज्ञानिक के नाम बताए गए हैं दोस्तों, इसलिए इसको व्यवहारवादी सिद्धांत नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होता है? यह सिद्धांत उद्देश्य, समझ और सोच की भूमिका पर जोर देते हैं। इसमें गेस्टाल्ट संप्रदाय व संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक से प्रभावित मनोविज्ञान के द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें अंतर्दृष्टि, अधिगम, टोलमेल, लेविंगियन व बंदूरा के सिद्धांत शामिल है। इसमें भी सिद्धांत को शामिल किया। अगला पॉइंट दोस्तों एडविन गुथरी का समीक्षा या अधिगम, प्रतिष्ठा या स्नान पूर्णता का सिद्धांत। इसमें दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार एक उद्दीपक की एक निश्चित अनुक्रिया होती है। यदि उत्तेजित तथा प्रतिक्रियाएं एक बार घटित हो जाएं, तो उनमें एक संबंध स्थापित हो जाता है और भविष्य में वो उत्तेजित प्रस्तुति होगा तो वह प्रक्रिया होगी। उन्होंने अपना प्रयोग खरगोश पर किया था। एडविन गुथरी ने अपना प्रयोग कहाँ पर किया था दोस्तों? खरगोश पर। अगला पॉइंट दोस्तों बंदूरा के सामाजिक अधिगम। इसमें से पूछा जा सकता है दोस्तों, देखिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए बंदूरा के सामाजिक अधिगम पर चर्चा करते हैं। निरीक्षणात्मक / सामाजिक, संज्ञानात्मक, अनुकरणात्मक सिद्धांत, इनके अन्य नाम है दोस्तों। बंदूरा के सामाजिक अधिगम के निरीक्षणात्मक / सामाजिक, संज्ञानात्मक, अनुकरणात्मक सिद्धांत। इनके अनुसार सामाजिक व्यवहार अनुकरण, अवलोकन एवं अंतःक्रिया द्वारा सीखा जाता है। दूसरों को देखकर उनके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार करने के कारण तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार धारण करने तथा अस्वीकृत व्यवहार छोड़ने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। इसमें इन्होंने अपना प्रयोग बालकों पर किया। बंदूरा ने अपना प्रयोग कहाँ पर किया दोस्तों? अपना प्रयोग बालकों पर किया। इन्होंने बच्चों को 3 फिल्में बताई। कुछ समय पश्चात बालक फिल्म में देखी गई क्रिया को दोहराते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग गुड़िया पर किया। में कुछ बच्चे गुड़िया के बाल तथा उसे बिठा रहे हैं। कुछ समय पश्चात देखने वाले बच्चे ने भी वही क्रिया दोहराई। उन्होंने अपना प्रयोग जोकर पर किया। जोकर को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। कुछ समय पश्चात बच्चे की जोकर जैसी हरकत करने लगे। इसमें बंदूरा द्वारा जोकर पर भी प्रयोग किया गया है। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंदूरा द्वारा सामाजिक
सिद्धांत किस पर प्रयोग किया, तो जोकर, और 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं और 3 अन्य ऑप्शन होंगे, तो आप बता सकते हैं कि जोकर ने किया, एवं गुड़िया पे आ सकता है, तो इसे याद रखना आपको। यहाँ पर टॉपिक 17 ख़त्म होता है दोस्तों। आइए हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आपको टॉपिक 17 बहुत ही अच्छा लगा होगा। आइए टॉपिक 18। ये टॉपिक आपके वर्ग 1, 2, 3 एवं MPTET, रेट CTET के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए टॉपिक 18 पर चर्चा करते हैं। तो टॉपिक क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नताएं भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर। इस टॉपिक को व्यक्तिगत भिन्नता भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। भाषा के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार से होती है, तो आइए विस्तार से। इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों को भाषा की भिन्नता पाई जाती है। समान उम्र के बालकों में भाषा का विकास समान रूप से नहीं पाया जाता है। जाति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। जाति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता किस प्रकार होती है? भिन्न जाति के बालकों में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सामाजिक विकास में कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक जाति के बालकों के गुण या बुद्धि दूसरी जाति के बालकों से भिन्न होती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, लिंग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। लिंग के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? यह भिन्नता का प्रमुख स्रोत है। लड़के शारीरिक रूप से अधिक सबल व मजबूत होते हैं, जबकि लड़कियां दुर्बल, कोमल, मुलायम, मांसपेशियों वाली होती हैं। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों से तीव्र होता है। लड़कियों का शारीरिक विकास तीव्र होता है। लड़कियों की आवाज़ में मधुरता, जबकि लड़कों की आवाज़ में कर्कशता होती है। कवड़ी आवाज़ बोल सकते हैं आप। लड़के क्रोधी व आक्रामक, जबकि लड़कियां सहनशीलता तथा कम क्रोधी होती हैं। लड़के बहुत क्रोधी होते हैं, इसमें लड़कियां बहुत कम क्रोधित होती, स्नेहशील होती हैं। ज्ञान अर्जन में बालिकाओं का स्तर बालकों से उच्च होता है। इसमें लड़कियां पढ़ने में आगे होती हैं, बच्चे पीछे होती हैं। लड़कियों का उच्च स्तर आगे होता है, इसमें लड़कों का कम होता है। बालकों का विज्ञान तथा गणित संबंध ज्ञान बालिकाओं से सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होता है मतलब श्रेष्ठ। विज्ञान तथा गणित संबंधित ज्ञान बालिकाओं से श्रेष्ठ होता है। बालक विज्ञान, गणित ऐसी तर्क रचनाओं में बालक पढ़ने में अधिक विद्वान माना जा सकता है, और बालिका इंग्लिश, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें अधिक विद्वान है। तो ये लिंग भिन्नता पर निर्भर करता है दोस्त। आइए समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता। स्कूल में समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता, आप इसको समझ सकते हैं। समुदाय जैसे किसी भी समूह की बात कर सकते हैं, जैसे सैनिकों का समूह, किसी भी डोली बनाना, किसी भी ग्रुप, ऐसा समूह आप समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों का समूह, कहाँ पर मजदूरों का समूह, इस प्रकार से उनकी भिन्नता को समझ सकते हैं। टॉपिक 18 यहाँ पर ही समाप्त होता है दोस्तों। ऐसे ही चैनल DLX चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप DLX चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मोटिवेशन के साथ प्राप्त होते रहें। आइए अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक 19 से पहले हम समुदाय के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। भिन्न भिन्न समुदाय से आए बालकों में अंतर होता है। इससे उनके स्वभाव, शारीरिक और मानसिक रुचि और व्यक्तित्व में अंतर होता है।
तो दोस्तों टॉपिक 19 पे चलते हैं। टॉपिक 19 का पहला पॉइंट है दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श क्या होता है? तो आइए हम पहले निर्देशन पर चर्चा करते हैं। निर्देशन क्या होता है? निर्देशन वह व्यक्तिगत मदद है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जीवन लक्षित करने, समायोजन करने तथा अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की यह राह में आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए दिया जाता है। निर्देशन का मतलब होता है दोस्तों मार्गदर्शन। किसी व्यक्ति को जिससे कहाँ पर जा रहा रास्ता नहीं पता है तो उसको निर्देश द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे पढ़ाई में टीचर के द्वारा पढ़ाया जाना, ये सभी बातें निर्देश पर लागू होती हैं दोस्तों। निर्देशन के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट है दोस्तों व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। इसमें 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। आइए इनको विस्तार से जानते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन क्या है? व्यक्तिगत निर्देशन यह निर्देशन व्यक्तिगत समस्याओं के लिए दिया जाता है, जैसे चरित्र निर्माण संबंधित समस्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, सहयोगात्मक संबंधित समस्या, सामाजिक समायोजन संबंधित समस्या, विश्राम समय के उपयोग संबंधित समस्या। ऐसे व्यक्तिगत निर्देश दिए जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि समाज में किस प्रकार से व्यक्ति को निर्देश दिया जा सकता है। इस प्रकार से हम स्कूल, स्वास्थ्य विभाग आदि से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शैक्षिक निर्देशन क्या होता है दोस्तों? शैक्षिक इसे स्कूल या कॉलेज की विभिन्न विषयों की शिक्षा के संबंध में छात्रों को दिया जाता है। इसमें शिक्षक विषय निर्देश, अभी बात आई थी दोस्तों कि शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन दिया जाना, तो ये शिक्षक निर्देशन स्कूल, कॉलेज एवं वहाँ पर दिए जाने वाले निर्देशन को कहा जाता है। आइए आगे परीक्षण एवं परामर्श कार्य करने में मदद करते हैं। परीक्षण जीवन आंकड़ों का परीक्षण है। अगला पॉइंट है दोस्तों व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है? व्यावसायिक निर्देशन यह वह निर्देशन है जहाँ व्यक्ति को किसी खास या उपयुक्त व्यवसाय चयन में मदद की जाती है। इसमें कई तरह के परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इस व्यवसाय निर्देशन में मतलब व्यक्ति को समझाया जा सकता है कि इस प्रकार से आप इस कार्य को ऐसा करो, वैसा करो। इस प्रकार से हम इसको व्यवसाय निर्देशन समझा सकते हैं। व्यवसाय निर्देशन की प्रविधियाँ क्या क्या हैं? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रश्नावली, जीवन आंकड़ों का संग्रहण, सामान्य अनुकूल वार्तालाप, साक्षात्कार। परामर्श क्या होता है दोस्तों? अभी निर्देश समझा, अब परामर्श से क्या तात्पर्य है? परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता अपने प्रशिक्षण, शिक्षा तथा अनुभव के आधार पर परामर्शी सहायता प्रदान करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कई अनुक्रमिक गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं। यह एक अतः क्रियात्मक प्रक्रिया होती है जो परामर्श तथा परामर्शदाता को एक साथ मिलाती है। उत्तम बोध मतलब होता है दोस्तों समय। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य, पहला पॉइंट दोस्तों पाठ्यक्रम के चयन में मदद करना। दूसरा पॉइंट है दोस्तों छात्रों में अध्ययन संबंधित अच्छी आदतें विकास में मदद करना। सामाजिक कल्याण में सहायता करना। अगला पॉइंट दोस्तों स्वास्थ्य समायोजन करने में मदद करना। उपलब्ध साधनों की अधिकतम उपयोग करने में मदद करना। अगला पॉइंट है दोस्तों व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में मदद करना। छात्रों को अपनी अंतःशक्तियों समझने में मदद करना। अंतःशक्तियों को विकसित करने के ख्याल से अंतर्निदेशिक प्रयास करने में मदद करना।
अगला पॉइंट है दोस्तों शैक्षिक निर्देशन की प्रवृत्तियाँ। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन, बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार, उपलब्धि परीक्षण, प्रश्नावली, जीवन आंकड़े का रिकॉर्ड। समूह निर्देशन, एक से अधिक व्यक्ति या बालक आते हैं। साक्षात्कार, प्रश्नावली, सामान्य, अनुकूल, वार्तालाप, मनोवैज्ञानिक। इसकी क्या क्या विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका पहला पॉइंट है विशेषता में दोस्तों, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह व्यक्ति का विकास तथा समस्या का समाधान करती है। यह व्यक्ति के जीवन को उद्देश्यपूर्ण एवं संतोष प्रदान बनाती है। दोस्तों, यह अधिगम की परिस्थिति उत्पन्न करती है जिसके द्वारा व्यक्ति के संज्ञान, अनुभूति, अनुक्रिया एवं अंतर्व्यक्तित्व संबंधों में ऐच्छिक परिवर्तन उत्पन्न करने में मदद की जाती है। इसका स्वरूप विकासात्मक, विरोधात्मक तथा उपचारात्मक होता है। परामर्श उत्तम बोध, अनुक्रियाशीलता तथा हार्दिकता पर आधारित होता है। परामर्श के नवीनतम ट्रेड या प्रकार। नवीनतम मतलब कुछ नया करना। इसका संबंध जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी समस्या से होता है। इसके अनेक प्रयोजन होते हैं। ट्रेड निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों जेरोंटोलॉजिकल परामर्श। यह परामर्श वरिष्ठ लोगों के पेरागत तथा व्यक्तिगत निर्देशन से संबंधित है, जिसमें सेवा निवृत्ति की समस्या, बौद्धिक और संवेगात्मक विकृति संबंधी समस्या पाई जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों 2 नंबर, वैवाहिक परामर्श। इसमें नवयुवक तथा नवयुवतियों को उपयुक्त जीवन साथी के चयन के लिए सुझाव दिया जाता है। इसके अंतर्गत चिकित्सक, आनुवंशिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कानूनी तथा घरेलू अर्थशास्त्र मुद्देशों मिले हैं, या उद्देश्य होगा, ये लिखने में गलती हो गई, मिले हैं। उसके द्वारा पारिवारिक बजट बनाने, आनुवंशिक रोग के चरण, वैवाहिक जोड़े के चयन तथा पारिवारिक जीवन के अंतर व्यक्तित्व द्वंद्व को सुलझाया जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप DLX चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी अच्छे वीडियो आपको मोटिवेशन के साथ प्राप्त होते रहें। अगला पॉइंट है दोस्तों पारिवारिक परामर्श। पारिवारिक परामर्श क्या होता है? इसके अंतर्गत पारिवारिक अत्याचार से पीड़ित नवविवाहित एवं उसके पति को अपने परिवार में सौहार्दपूर्ण समायोजन की सलाह दी जाती है। आनुवंशिक परामर्श। अगला पॉइंट है दोस्तों आनुवंशिक परामर्श। इसमें जेनेटिक सलाहकार इन युगलों को गर्भपात कराने की सलाह देते हैं जिन्हें यह शंका होती है कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा गर्भ नहीं है दोस्तों, गर्भ होगा। पल रहा बच्चा आनुवंशिक रोग से युक्त पैदा हो सकता है। यह आनुवंशिक परामर्श है दोस्तों। पुनर्वास का परामर्श। इसमें पुनर्वास संबंधित परामर्श दिया जाता है। कैरियर परामर्श। इसमें कैरियर की बात की जा सकती है दोस्तों। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें परामर्शदाता का माना गया है, कैरियर के बारे में बताया गया है दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप DLX को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, DLX चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी अच्छे वीडियो आपको मोटिवेशन के साथ प्राप्त होते रहे और आपकी पढ़ाई ऐसे जारी रहे। थैंक यू सो मच।